Good morning students, myself Renu Sorin, teacher of St. Michael's Academy, बेतिया. वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस. बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9 की क्षितिज पाठ्य पुस्तक से पाठ 4 का सामने सपनों की याद का भाग 2 पढ़ाने जा रही. बच्चों, हम लोगों ने इसके पूर्व देखा था कि किस प्रकार से सालिम अली एक बहुत ही अच्छे पक्षी वैज्ञानिक थे. उनका पूरा जीवन पक्षियों के साथ एवं उसके देखरेख में ही व्यतीत हुआ और इसके साथ ही उनकी पत्नी तहमीना जो थी वो भी उनके साथ पक्षियों की पूर्णतः देखभाल करने में उनका सहयोग किया करती थी. उनके जैसा बर्ड वॉचर शायद ही अब इस युग में कोई जन्म ले और पक्षियों को इतने नजदीक से देखने का श्रेय सिर्फ और सिर्फ सालिम अली को ही जाता है. उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए. कभी कभी जब वो पक्षियों को नहीं देखा करते थे, वैसे तो उनके हर क्षण हर पल उनकी आंखों पर दूरबीन हुआ करता था, लेकिन जब वो एकांत के क्षणों में होते थे, जब वो अकेले अपने को मनन चिंतन किया करते थे, उस समय वो उनको बिना दूरबीन के भी देखा जा सकता था. दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है. सालिम अली की नजरों में बहुत दूर तक पक्षियों को देखने की क्षमता थी और उनकी नजरों में एक प्रकार का जादू था जो पक्षियों को स्वतः ही अपनी ओर आकर्षित कर लेता था. हंसते कायल होते हैं उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी. यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी. इसके गढ़ने में उसकी जीवन साथी तहमीना ने काफी मदद पहुंचाई थी. तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी थी. सालिम अली जी का पूरा जीवन पक्षियों के साथ खेलते कूदते हंसते उन्होंने पूरा जीवन अपना काट दिया और इसके साथ ही उनकी पत्नी तहमीना ने उनका बहुत अधिक साथ दिया और सहयोग दिया. उनकी पत्नी जो थी वो उनके स्कूल के समय की ही सहपाठी. अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से थे. एक समय की बात है कि बहुत लंबे रोमांचकारी जीवन में अपने ढेर सारे अनुभवों के ये मालिक जो थे उन्होंने आती हुई रेगिस्तानी साइलेंट वैली को अर्थात जो हवा के झोंके थे उससे बचाने का अनुभव लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे. वे प्रधानमंत्री थे. चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे. पर्यावरण से संबंधित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा उसने उनकी आंखें नम कर दी. आने वाले खतरों से सालिम अली जी ने पहले से ही अपना प्रस्ताव लेकर वो चौधरी चरण सिंह के पास गए कि जो भी रेगिस्तानी हवा आने वाली है उससे पक्षियों को अत्यधिक खतरा पहुंच सकता है. अर्थात पक्षियों के लिए ये रेगिस्तानी हवा ज़रूरत से ज़्यादा नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है. उससे बचने के लिए या उससे निपटने के लिए उन्होंने वो चौधरी चरण सिंह के पास जाते हैं और अपना अनुरोध लेकर जाते हैं और जब उनके सामने रखा तो उनकी आंखें नम हो गई. और क्यों चौधरी चरण सिंह की आंखें नम हो गई? क्योंकि वो पर्यावरण के विषय में बहुत अधिक जानकारी रखते थे और इतनी भयानक जो रेगिस्तानी हवा थी उसके झोंके के आने से आने वाले संभावित खतरों को भांपते हुए चौधरी चरण सिंह की भी आंखें नम हो गई. आज सलीम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है. कौन बचा है जो अब सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव का रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा?
सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है, जो सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उनके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों के ही बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। अर्थात D.H. लॉरेंस के विषय में उनकी पत्नी से ज़्यादा वो एक गौरैया उनकी जानकारी अधिक रखती थी। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वो गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली रहे। क्यों? क्योंकि बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की एक गौरैया थी, और उस गौरैया के मरने के पश्चात जो उनके एयरगन से मरी थी उनको एक पक्षी वैज्ञानिक बना दिया, और सारी जिंदगी वो उसकी खोज में ही लगे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। सालिम अली एक छोटे से टापू न बनकर एक अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली तुम लौटो। कहा जाता है जाने वाला दोबारा लौटकर नहीं आता है, और उसी प्रकार से हम देखते हैं कि वो अपने गले में दूरबीन लटकाए और खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे, ऐसा लोगों का विश्वास रहता है, ऐसी उम्मीद रहती है। और जब तक वो नहीं लौटते तो क्या उन्हें हम गया हुआ मान सकते हैं? क्योंकि वो इतने अच्छे पक्षी वैज्ञानिक थे कि लोगों को आज भी भरोसा, आज भी विश्वास नहीं होता है कि सालिम अली हमारे बीच में नहीं। बच्चों, ये पाठ आपका समाप्त होता है। अब हम चलते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी वैज्ञानिक प्रेमी बना दिया? एक बार बचपन में सालिम अली की एयरगन से एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना ने उन्हें इतना आहत किया कि उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। उसके बाद उनकी रुचि पक्षियों की दुनिया की ओर हो गई और इस घटना ने उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। वे पक्षियों की खोजबीन, देखभाल एवं संरक्षण में जुट गए। क्वेश्चन नंबर 2, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिसमें उनकी आंखें नम हो गई? सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने केरल की साइलेंट वैली संभावित खतरों की बात उठाई होगी। कहा होगा कि वृक्षों की कटाई होने से वैली का सौंदर्य और उसकी हरियाली समाप्त हो जाएगी। वह रेगिस्तानी गर्म हवाओं के झोंकों का शिकार हो जाएगी। वातावरण में परिवर्तन से वैली के पक्षी भी वैली छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। पर्यावरण प्रदूषण के विनाशकारी प्रभाव को सुनकर उनकी आंखें नम हो गई थी। लॉरेंस की पत्नी, क्वेश्चन नंबर 3, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती थी? आंसर है, लॉरेंस की पत्नी
फ्रीडा ने उनके पक्षी प्रेम और घनिष्ठता को उद्घाटित करने के लिए ऐसा कहा होगा। वे जानती थीं कि लॉरेंस गौरैया के साथ अपने जीवन का काफी समय बिताते थे। गौरैया के प्रति उनके व्यवहार को फ्रीडा ने अपनी आंखों से देखकर जो महसूस किया होगा, उस अनुभव को शब्दों के माध्यम से बताना आसान नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 4, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं निम्नलिखित। इस पाठ में आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग हुआ है, जिससे भाषा सहज और सरल हो गई। प्रस्तुत पाठ में उदाहरण शैली का प्रयोग हुआ है। अभिव्यक्ति में चित्रात्मकता है। उर्दू, तद्भव और संस्कृत व अंग्रेजी शब्दों का मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 6, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। सालिम अली का शरीर दुबला पतला था, अतः वे कमजोर थे, लेकिन उनकी दृष्टि में सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति प्रबल थी। वे जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे, पक्षियों की गतिविधियों के पारखी थे। उनके गले में सदा दूरबीन लटकी रहती थी। वे अत्यधिक संवेदनशील थे। उनका संपूर्ण जीवन पक्षियों के जीवन की जानकारी एवं खोजबीन करने में ही बीता। क्वेश्चन नंबर 7, सामने सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। सामने सपने अर्थात धुंधली स्मृति, लेकिन यहाँ यह मनमोहक इच्छाओं का प्रतीक है। अपने सपने हमेशा रहस्य और जिज्ञासा से भरे होते हैं। इस निबंध के माध्यम से सालिम अली की याद को ताज़ा बनाए रखना एक प्रमुख उद्देश्य है। लेखक यह भी बताना चाहते हैं कि जो सपने सालिम अली ने देखे थे, वे सपने उनके थे, मौलिक थे। वैसा सपना देखना सबके बस की बात नहीं है। लेखक को पक्षी प्रेमी सालिम अली के सपनों की याद आती है। इस प्रकार यह शीर्षक सार्थक